हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीए ने जो सीजीपीटी टीम का रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए किस तरह से हम टारगेट करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीजीपीटी टीम दोबारा आएगा, तो ये सारे पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ काफ़ी स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए हैं सीजीपीटी टीम का जो रिज़ल्ट अभी आया कल। तो कल एनटीए ने इसका स्कोर कार्ड रिलीज़ किया सीजीपीटी टीम की जो वैकेंसीज थी, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मैंने बताया था आरोहण के बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई करेंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कट ऑफ जो इन्होंने निकाली है कट ऑफ से ऊपर हैं। अब किस किस तरह की क्वेरीज आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी लिस्ट नहीं निकाली रिजल्ट की, इन्होंने स्कोर कार्ड रिलीज़ किए हैं। तो उसमें एक दो पॉइंट जो ध्यान देने वाले हैं। कुछ बच्चों की क्वेरी है, सर नॉर्मलाइजेशन जो इन्होंने किया है उसका क्या मेथड फॉलो किया गया। तो जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, जब इनका नोटिफिकेशन आया था, तो 40 नंबर पेज पर आप देखेंगे एच सेक्शन जो उसमें दे रखा है 40 नंबर पेज पे, उसमें इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का मेथड बताया हुआ है, क्या हम फॉलो करेंगे। दूसरी क्वेरी है कि जिनके सेम मार्क्स हैं, जिन बच्चों के बराबर मार्क्स हैं, उसमें इन्होंने कहा है कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह को हम प्रायोरिटी पर रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग बराबर नंबर जिनके होंगे सीनियरिटी के हिसाब से हम सिलेक्शन में कंसिडर करेंगे। हालांकि ये मेथड मुझे ठीक नहीं लगा। ये जो बात है कि जिनके बराबर नंबर होंगे उसमें डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा सिलेक्शन में, ये नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का क्या मतलब है अगर बराबर नंबर है, ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा मेथड, बेटर मेथड फॉलो होना चाहिए था, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ पे तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है ना, किसका कम है किसका ज़्यादा है। कोई बच्चा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर है, उसका नॉलेज बेस कितना है, उसके बेसिस पे होना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि काफ़ी स्टूडेंट क्वालिफाई हो गए। सबसे पहले उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट हैं जैसे मैकेनिकल में कट ऑफ थोड़ी ऊपर चली गई है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 0.07 मार्क्स से एक बच्चा कट ऑफ से रह गया है। 1 नंबर 1.5 नंबर, काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो 1 नंबर 2 नंबर की रेंज से रह गए। तो जो 1 नंबर 2 नंबर इवन 5 नंबर तक की रेंज में जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनमें और जो क्वालिफाई किए हैं, नॉलेज में उनके मैं अंतर नहीं मानता। नॉलेज उनको भी उतनी ही है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर था, इंटरव्यू, सब चीज़ें थी। मैकेनिकल के बच्चों को इंटरव्यू में नंबर बहुत कम दिए हैं, तो जो मैकेनिकल का पैनल रहा, नंबर उन्होंने ठीक मार्किंग नहीं की। मेंस में जो बच्चे 300 में से 200 प्लस स्कोर किए हैं, उनको इंटरव्यू में 40 नंबर भी नहीं दे रहे हैं। तो जो क्वालिफाई किए हैं या जो 2-4 नंबर से रह गए हैं, उनके नॉलेज में अंतर नहीं है, वो बच्चे भी उतने ही कैपेबल हैं। हाँ, ये जरूर इससे क्लियर हो जाता है कि वो बिल्कुल बाउंड्री पर आ चुके हैं क्वालिफाई करने के। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कट ऑफ के 2-4%, 5% की रेंज में जो बच्चा रह गया है, उसका नॉलेज लेवल अच्छा हो चुका है, अब वो एग्जाम क्वालिफाई होने की बाउंड्री तक आ चुका है। तो उन बच्चों को मोमेंटम लूज नहीं करना चाहिए, उनको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। जो एग्जाम अभी लाइंड अप हैं, उतनी ही एनर्जी के साथ उन पेपर को दे दें। हालांकि कहना मेरे लिए आसान हो रहा है, पर जो बच्चा मेहनत कर रहा है, डिसअपॉइंट तो होते हैं कि बहुत अच्छा हुआ और क्वालिफाई नहीं कर पाए। पर यह मैं जरूर कहूँगा कि 12-14 साल जो भी मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, बहुत बच्चे ऐसे रहे कि बिल्कुल क्लोज पहुँच के रह जाते थे। उनको मैंने यही सजेस्ट किया कि अगले 5-6 महीने के लिए आप बिल्कुल बाउंड्री पर हैं, सिर्फ एक एफर्ट, 2-4 निगेटिव क्वेश्चन ना करें, उतने से क्वालिफाई कर जाते। तो नॉलेज में अंतर नहीं है, सिर्फ 6 महीने मोमेंटम बनाए रखेंगे, जो लाइंड अप है एग्जाम अभी उनमें क्वालिफाई कर जाएंगे आप। बस नेगेटिव अवॉइड करना, नेगेटिव मार्किंग जहाँ पर थोड़ा उससे बचना है। और एनटीए ने इरेगुलरिटी बहुत रखी इस एग्ज़ाम में, काफ़ी गलतियाँ की हैं। सबसे पहले देखो, इस एग्ज़ाम को लेकर जो मेरी जानकारी है, सबसे पहले ये एग्ज़ाम यूपीएससी को कराना था, जहाँ तक मुझे जानकारी है। पर क्योंकि यूपीएससी कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, उनका ये था कि उतनी जल्दी हम कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। एनटीए सीजीपीटी टीम को ये था कि हमें 2-3 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देना है, कि दिसंबर से पहले पहले हम ज्वाइनिंग करा देंगे। उन्होंने ये सोच के क्वालिटी काउंसिल से एग्ज़ाम कराया सबसे पहले। तो ये जो वैकेंसी आई, इसका पहले एग्जाम क्वालिटी काउंसिल ने कराया था, क्योंकि सीजीपीटी टीम को था कि हमें 3-4 महीने में सारा प्रोसेस पूरा कर देना है, प्री मेंस इंटरव्यू सब करा के। क्वालिटी काउंसिल ने प्रीलिम्स कराया, पेपर लीक हो गया। फिर ये दिया गया एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रॉपर तरीके से करा लेंगे। उन्होंने इस एग्जाम का और कबाड़ा कर दिया। क्वालिटी काउंसिल में तो लिख ही हुआ था, एनटीए ने जब कराया तो और कबाड़ा कर दिया इस पेपर का। मेंस ठीक से नहीं करा पाना, कुछ बच्चों को सेंटर पे बुला के मेंस का पेपर दिलाना। हमीरपुर छत्तीसगढ़ है तो भेज रहा है हमीरपुर हिमाचल, जब बच्चा हिमाचल पहुंच रहा है तो वापस सेंटर चेंज कर रहे हैं। कई बच्चों के नाम में गलती, फिर उसको एडमिट भी नहीं करना। तो एनटीए ने बहुत इरेगुलरिटी की। उसके बाद भी
स्टूडेंट्स ने, काफ़ी बच्चे हैं जो आरोहण वगैरह के, मैंने बोला था कि जितनी मर्जी रेगुलरिटी कर रहे हैं आरोहण के बच्चे सेलेक्ट बहुत होंगे क्योंकि प्रॉपर तरीके से पढ़ तो रखा ही है, पर काफ़ी डिजर्विंग कैंडिडेट ऐसे भी थे जो एनटीए की गलती की वजह से क्वालिफाई नहीं हुए, कि सेंटर पर पहुंच रहे हैं, एक दिन पहले पता लग रहा है कि सेंटर हिमाचल पहुंच गया, वापस छत्तीसगढ़ भेज दिया। जो उनकी गलती थी, एडमिट कार्ड की गड़बड़ रही, या बिल्कुल एक एक दिन पहले रिप्लाई कर रहे हैं, या इतना मेल भी बच्चा भेज रहा है, डिस्टर्ब बहुत किया। मतलब बच्चा पढ़ाई करने के अलावा इनके पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा उलझा रहा, क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि CGPTM दोबारा होना है, तो देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, इस तरह की खबरें हमेशा चलती रहती हैं। IRMS को लेकर आपने सुना, दुनिया भर की कहानी चली, कोचिंगों ने भी उसको उड़ाया, बहुत हाइप दिया। BSNL JTO को लेकर पहले यही होता था कि आएगा आएगा। कई लोगों को यूट्यूब में या कोचिंग को आप सुन रहे होंगे, RRB NTPC आने वाले 3-4 साल से सुन रहे हैं, आया नहीं, फिर अभी चल रहा है कि न्यूज़ में आया, भी हो सकता है। देखिए मेरा ये कहना है 90% टाइम्स, 90 इवन 95% टाइम ये सब खबरें जो उड़ती हैं, ये आएगा वो आएगा, ये रहता है फेक। सबको पता है कि कोचिंग का एक रेवेन्यू, भाई हर किसी को प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, तो कई बार इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं कि बच्चे एडमिशन ले लें, फिर वो एग्ज़ाम आए या नहीं आए। कई बार खबरें ठीक भी हो सकती हैं, 2-4% चांस होते हैं कि खबरें ठीक भी हो सकती हैं, पर वो 2-4% ही बार होता है। मैक्सिमम टाइम जो पुराने स्टूडेंट हैं तैयारी में, उनसे पूछिएगा, आए दिन इस तरह की खबरें उड़ती हैं। अब जैसे अभी चल रहा है कि रेलवे इस बार ES से होगा, वापस आ गया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आएगा कि नहीं आएगा, मैं फिर क्लियर कर दूं, मेरा ऐसा कोई इंटरनल सोर्स नहीं कि मैं आपको बता दूं कि इस तरह की चीजें होने वाली कि नहीं होने वाली। मैं आपसे केवल एक बात कहता हूं कि जो अनसर्टेन है उसके पीछे आप भाग नहीं सकते, सर्टेनिटी जरूरी, जहां सर्टेनिटी है आप उसी को फॉलो कर सकते हो। सर्टेनिटी का मतलब है इस तरह के एग्जाम में जो कॉमन सिलेबस है, अब CGPTM 10 साल में 3 बार हुआ है, तो ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जो डेडिकेटेड CGPTM की तैयारी करेगा, और भी 2-4 एग्जाम की तैयारी वो कर रहा होगा, दिमाग में रख के चल रहा होगा। एक बार में उसी तरह के फॉर्म भरें जिनमें 70-80% सिलेबस कॉमन हो। अब जैसे कोई टेक्निकल की तैयारी कर रहा है, टेक्निकल पढ़ रहा है, JEE दिया उसने मान लो, तो टेक्निकल अगर उसका रेडी है, और ज़्यादातर एग्जाम में टेक्निकल के अलावा एप्टी, रीजनिंग, GS आ रहा है, 3 चीज़ें आ रही हैं, तो जब आपको क्लियर है कि भाई एप्टी, रीजनिंग, GS अगर टेक्निकल एग्जाम आप दे रहे हो, तो टेक्निकल अगर आपका तैयार है तो बच्चा एप्टी, रीजनिंग, GS, किसी को गेट देना है तो एप्टी, रीजनिंग पढ़ना है, या किसी को एप्टीट्यूड कह लो, गेट के लिए एप्टीट्यूड पढ़ना है, ES में भी आता है, GS में थोड़ी सब्जेक्ट ES में कॉमन है, पर JEE में तो पूरा GS कॉमन है, CGPTM में वही GS कॉमन है। तो कई सारे एग्जाम ऐसे हैं जहाँ कॉमन एरिया है, उनको पढ़कर रख लो, क्योंकि फॉर्म आने में और पेपर होने में बहुत लंबा कोई गैप नहीं मिलेगा। तो फॉर्म आने में और पेपर होने में बहुत लंबा टाइम, ये नहीं कि फॉर्म आएगा तब पढ़ना शुरू करोगे, उस समय तक आपका एप्टी, रीजनिंग, GS कम से कम ये चीज़ें तो पढ़े रहो कि फॉर्म जो मर्जी आता रहे उस समय आपको रिवीजन करना होगा। तो कोई एग्जाम किसी पेपर से आए नहीं आए, CGPTM दोबारा हो नहीं हो, पर अगर आपको 2-4 एग्जाम टारगेट है कि मुझे इस साल में ये एग्जाम देने हैं, अब मान लो किसी को BPSC यही देना है, तो टेक्निकल वो पढ़ रहा है, नॉन टेक वो पढ़ रहा है ऑलरेडी, तो वो CGPTM क्यों नहीं देगा अगर आएगा तो? ठीक है, तो जो आपको तैयारी करनी ही है, बस माइंड क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि भाई मुझे तैयारी करनी कि नहीं करनी। अगर तैयारी करनी है तो ज़्यादातर एग्जाम में आता क्या है, एप्टी, रीजनिंग, GS बहुत एग्जाम में आ रहा है, जनरल एग्जाम जितने भी हो रहे हैं, और अगर टेक्निकल बैकग्राउंड वाले तो टेक्निकल आपका, तो इनको पढ़ते रहोगे ताकि फॉर्म आने से पहले पहले ये एरिया आपका तैयार हो जाए। और आप कोचिंग के प्रोपेगेंडा में, यूट्यूब के फर्जी वीडियो में, थंबनेल्स के चक्कर में मत फॉलो करो एक चीज़ को। आप बिल्कुल माइंड क्लियर रखो बिना डिस्ट्रैक्शन के कि जिस तरह के एग्जाम मुझे देने हैं उनमें आता क्या है, उस पैटर्न पर कोई फॉर्म आएगा तो मैं भरूंगा, उसकी तैयारी मैं ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहा हूं। आप हर फॉर्म को देखकर तैयारी नहीं करोगे। जॉब वाले जो लोग हैं, अगर वो जॉब के साथ 4 घंटा रेगुलर निकाल सकते हैं और छुट्टी के दिन ज़्यादा पढ़ सकते हैं, वो भी तैयारी में बने रह सकते हैं। या कोई एमटेक कर रहा है, वो भी 4 घंटे रेगुलर छुट्टी के दिन ज़्यादा पढ़ के तैयारी में बना रह सकता है। अलग से गैप करने की जरूरत नहीं है। जिनको 2 साल से ऊपर गैप हो रहा है, वो चाहे एमटेक ज्वाइन करके या कोई वर्क करते हुए साथ में तैयारी कर सकते हैं। तीसरे साल पूरा गैप करके आप 12 घंटे नहीं पढ़ोगे, कुछ काम को करते हुए भी 4-5 घंटे आप निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। बस डेडिकेशन आपका कितना है उस पर मैटर करता है कि मान लो एमटेक कर रहे हैं तो हॉस्टल में रह रहे होंगे, या जॉब कर रहे हैं तो ऑफिस के आसपास रहोगे, टाइम बचेगा ट्रैवलिंग का। जितना टाइम बचा पा रहे हो पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाओ, प्रीवियस ईयर ज़्यादा लगाओ। प्रीवियस ईयर भी हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने चाहिए। और अभी मैंने बताया कुछ स्टेट में चुनाव होने हैं, वहाँ वैकेंसीज मिलेंगी आपको। सेंटर में सीटें कम आई, रूलिंग पार्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा था, वहाँ वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी, तो वैकेंसी आपको इस साल भी मिलेंगी।
और मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था बीपीएससी यही देखो आया भी है, हालांकि वैकेंसी कम निकाली है, पर अगर चुनाव का समय नहीं बनता तो फिर शायद ये नहीं भी आता। तो बीपीएससी यही आया, वैकेंसी देखो उसमें। यूपी में मीटिंग हुई, वहाँ भी वैकेंसी अभी आएंगी। आरओ कैंसिल हुआ है, कैलेंडर में उन्होंने बता भी दिया हम कराने वाले हैं। तो तैयार रखिए, बस पॉइंट ये है कि फॉर्म आने का वेट नहीं करिए। जो कॉमन एरिया है वो आप पढ़ सकते हैं पहले से। आप ये पूछेंगे सर ये कोचिंग ने बताया कि ये फॉर्म आने वाला है, क्या ये बात सही है? आप उसमें पढ़िए ही मत। अनसर्टेन चीज़ों के पीछे नहीं भाग सकते आप। 100 में से एक बार तुक्का लग जाएगा, आप बोलेंगे देखो उस कोचिंग ने कहा था आ गया, पर 99 बार उस कोचिंग ने और भी चीज़ें कही थी, वो झूठ निकली, उसकी बात कोई नहीं करता, भूल जाते हैं लोग। 50 एग्जाम होंगे ऐसे, और इतने साल मैंने इस पूरी इंडस्ट्री को देखा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि ये आएगा कि नहीं है। यूपीपीएससी यही कितने समय से चल रहा है कि होने वाला है, 3-4 साल निकल गए। जब हर बार कोचिंग बोल रहा है आएगा आएगा, एक साल आ जाएगा, सब ढोल पीटेंगे देखो आ गया, पर 3-4 साल झूठ बोलते रहे, उस पर कुछ नहीं। ऐसे ही रेलवे ईएस से होगा नहीं होगा, जब होगा तो दे देना। अभी फिलहाल जो पैटर्न है उसको लेकर आप चलिए, सिलेबस तो नहीं बदलने जा रहा ना, सिलेबस तो वही रहेगा। अब कई इतने इमेच्योर लोग हैं, मान लो कोई फॉर्म आ गया तो कोई स्टूडेंट कहेगा सर देखो आपने कहा था पता नहीं आएगा नहीं आएगा, देखो आ गया, उन्होंने कहा था। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता है। अनसर्टेन चीजों के पीछे मैं नहीं भागता हूं, जहां सर्टेनिटी है उसके पीछे भागो। कहने का मतलब आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कौन नहीं चाहेगा कि वैकेंसीज ज्यादा आ जाए? हर टीचर चाहता है ज्यादा वैकेंसीज आए, पर सारी की सारी आ जाएंगी वो नहीं कह सकते। भाई आरआरबी एनटीपीसी 4 साल से हो रहा है कि आएगा, यूपीपीएससी यही के लिए चल रहा है यही बात, रेलवे कब से हो रहा है कि होगा, आईआरएमएस होगा इसकी बात चल रही है, नहीं हुए ना ये सब। तो पॉइंट क्या है कि जिन एग्जाम को टारगेट आप कर रहे हो, जहां सर्टेनिटी है कि चलो ये होने वाला है और ये कॉमन सिलेबस है, ये पढ़ के रख लो, ये आप कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है, ये चीजें आपके कंट्रोल में है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना। जैसे एप्टी रीजनिंग बहुत एग्जाम में आ रहा है, गेट दोगे तब भी, ईएस दोगे तब भी, जेई दोगे तब भी, कोई सीजीएल देगा तो भी, जीएस का कोई जो ये ए वगैरह के एग्जाम, उनमें ये सब तो आ ही रहा है। तो ये आप पढ़कर तैयार रख लीजिए। दूसरी बात, तो सीजीपीटीएम की बात मैं कर रहा था कि सीजीपीटीएम क्वालिटी काउंसिल ने कराया, पेपर लीक हुआ, फिर ये पेपर एनटीए को दिया गया। ये था कि 3-4 महीने में सारा प्रोसेस कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट करना है, इसीलिए यूपीएससी कंडक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि यूपीएससी का कैलेंडर पहले ही टाइट रहता है, बहुत सारे एग्जाम करने हैं। तो यूपीएससी का शायद ये था, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, कि उतने शॉर्ट नोटिस पर हम नहीं करा पाएंगे। पर आप मुझे बताओ, यूपीएससी ने नहीं कराया कि इनको एग्जाम जल्दी कंडक्ट करना था, रिक्रूटमेंट जल्दी करने थे, और जो जल्दी 3 महीने में करना था वो लेट होते होते जून आ गया, 10-11 महीने का प्रोसेस हो गया। जो ये 3 महीने में वाइंड अप करने वाले थे, उस चक्कर में यूपीएससी ने नहीं कराया कि हमें जल्दी पूरा करना है प्रोसेस, 3 महीने में वाइंड अप करना है, 11 महीने में भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होना है और लगेगा 10-15 दिन। तो फाइनल रिक्रूटमेंट अभी भी पूरा समझ लो, जुलाई में नोटिफिकेशन आया था 20 जुलाई के बाद, और अगले महीने तक आते थे, पूरा 1 साल लग जाएगा इस वैकेंसी को। तो बेटर होता यूपीएससी करा देता। यूपीएससी अगर कराता तो फेयर तरीके से एग्जाम होता, और भी कई सारे डिजर्विंग कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाते। और जो आज रिजल्ट आने के बाद भी हमें भरोसा नहीं हो पा रहा कि सब कुछ फेयर हुआ कि नहीं, एटलीस्ट मुझे तो पूरा भरोसा नहीं कि फेयर तरीके से सारा कुछ हुआ होगा। मैकेनिकल वगैरह में इंटरव्यू में जो मार्क्स दिए गए हैं कट ऑफ को देखते हुए, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो मैं पर्सनली जानता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं जो नंबर दिए गए हैं। चेयर को अगर घुमा दिया जाता, कि जो इंटरव्यू ले रहे थे मैकेनिकल वाले बच्चों का, अगर चेयर को घुमा दिया जाता और वही मैकेनिकल वाला पूछता जो इंटरव्यू ले रहे थे, 10% भी ना बता पाते। ये भी दावे से कह सकता हूं मैं, इतने अच्छे अच्छे कैंडिडेट को नंबर कम दिए गए हैं इंटरव्यू के अंदर। पर कोट पैंट पहन के टाई लगा लेने से इंटरव्यू ले रहे हैं और सामने वाले को फट से जज कर ले रहे हैं। जो बच्चा 300 में से 220 तक नंबर ला रहा है, उसको आप इंटरव्यू में 40 नंबर नहीं दे रहे हो। तो या तो मेंस में आपने गलत तरह से वो इवैल्यूएशन किया है, और वही मैकेनिकल में आप पूछ रहे हो इंटरव्यू में, तो आप उसको गलत नंबर दे रहे हैं, 40 से कम दे रहे हैं। अगर चेयर घुमा ली जाए, जितना वो बता के आया, इंटरव्यू लेने वाले 10% ना बता पाते। पर एरोगेंस का एक लेवल ऐसा है कि हर कोई अपने आप को ज्ञानी बना हुआ, महाज्ञानी बना हुआ है कि सब कुछ हम ही जानते हैं। जो बच्चा मेंस में मैकेनिकल में 300 में से 250 220 ला रहा है, उसको इंटरव्यू में आप 40 में से कम दे रहे हो, जबकि पूछ मैकेनिकल ही रहे हो पूरा। तो या तो आपने फिर मेंस की कॉपी गलत जांची है। तो मुझे तो इस एजेंसी ने नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी कहूंगा मैं इसको, नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी, ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ है, एक एक स्टेप, हर स्टेप में गड़बड़ हुई है, कि हर चीज के लिए बच्चा मेल कर रहा है, कॉल कर रहा है, तब उसको रिजल्ट दिया जा रहा है। ऑल्दो आरोहन के सिलेक्शन खूब हुए, उसके बाद भी मैं उन बच्चों के लिए बहुत दुखी हूं जो डिजर्विंग कैंडिडेट इसमें नहीं आ पाए, और जो बिल्कुल आने चाहिए थे इस लिस्ट में, जिन्होंने पूरी मेहनत की है, कोई कमी नहीं थी उनकी तैयारी में।
तो ये रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा कि CGPRTM दोबारा अगर इसके रिक्रूटमेंट को कराए तो प्लीज़ वो UPSC के थ्रू ही कराए। 2 महीने लेट हो जाए प्रोसेस वो फिर भी एक्सेप्टेबल है। यहाँ तो आप 2-3 महीने में पूरा करने वाले थे, 1 साल लग गया। बेटर होता अगर UPSC इस एग्जाम को कराती, क्योंकि वहां पर एक ट्रस्ट फैक्टर अभी भी है। 2-4% गलती कहीं हो सकती है, उतना मान के चलते हैं, पर कम से कम 95-96% UPSC के केस में गलती के चांस नहीं है। प्रॉपर तरीके से एग्जाम करा लेंगे, इन चीज़ों पे भरोसा है कि बेटर होता ये एग्जाम अगर UPSC कंडक्ट कराए। अगली बार हो तो जरूर मेरी ये रिक्वेस्ट है CGPRTM से कि ये पेपर UPSC के थ्रू ही कराएं। टाइम लगे तो लग जाए, पर बच्चों के करियर से खिलवाड़ ना हो। पहले ही वैकेंसीज कम आ रही हैं कई साल से, जो आ रही हैं बच्चे पूरी मेहनत कर रहे हैं, फिर उसमें फेयर तरीके से एग्जाम नहीं हो रहा, रिजल्ट होने के बाद भी डाइसी लग रहा है कि कहीं कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं है एजेंसी की। नीट के एग्जाम में भी आप NTA की हालत देख रहे हो, और अभी जो मैंने परसों NTA के बारे में बात की थी, और भी कुछ एग्जाम में बच्चों ने बताया कि यहाँ पर भी गड़बड़ हुआ था, पर क्योंकि कई एग्जाम में क्राउड कम है तो बात हाइप नहीं मिल पाता, ज़्यादा लोग जान नहीं पाते उस बात को। CGPRTM का तो पूरा प्रोसेस हमने खुद देखा किस तरह से पेपर हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे मेरे। BPSC AE के लिए जो बात है, तो BPSC AE का फॉर्म आया हुआ है, उसमें बच्चे देख सकते हैं किस तरह से तैयारी करनी है। और भी एग्जाम अभी आएंगे, तो अपनी तैयारी मत लूज करिएगा। जो बच्चे कम मार्क्स से रह गए उनको फिर मैं ये कहना चाहूँगा अपनी तैयारी कंटिन्यू, जो पेपर देने हैं क्लियर रखो कि भाई क्या स्ट्रेंथ है मेरी, सिलेबस क्या है, मैच हो रहा है कि नहीं, और मुझे ये पेपर देना है कि नहीं। और पेपर देना है तो जो बच्चे 2-4 नंबर से रेंज में रह गए हैं, पूरा एफर्ट करके आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। आरोहण के एंड से जिसको जो भी सपोर्ट चाहिए, किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख दीजिएगा, जिसको जो भी नीड हो। हालांकि बहुत सारे फ्री लेक्चर, सारे PDF अवेलेबल, वो तो आरोहण की तरफ से कर ही रखा है मैंने। जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत तरह के हेल्प जो हो सकते हैं किए ही गए। ठीक है, पर ये चेक कर पाना कि कौन सही मायने में जेन्युइन है, नहीं जेन्युइन है, ये भी एक बड़ी परेशानी रहती है, क्योंकि क्वेरी बहुत तरह की होती हैं। उसके अलावा भी कोई अगर प्रॉब्लम है किसी तरह का, कोई हमारे एंड सपोर्ट चाहता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बता सकते हैं किस तरह की हेल्प आपको और आरोहण के एंड से रिक्वायर्ड है। एटलीस्ट GS वगैरह को लेके बैच चल ही रहा है, 1 by 1 लाइव सब्जेक्ट भी चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग में भी दे दिए हैं, नोट्स सारे अवेलेबल कर रखे हैं, करंट अपडेशन क्लासेस भी टाइम पे हो रही हैं। तो उसके अलावा भी आपको लग रहा है कोई हेल्प होनी चाहिए तो आप बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।